हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे विदेशी यात्रियों के वृतांत के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था विदेशी यात्रियों के वृतांत तक। उसमें हम 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे, फानियान, सुन्योंग, हेनसांग। यहाँ तक हम जो है चीज़ों को पिछली वीडियो में क्लियर करके आए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो से शुरुआत होगा वो होगा इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। उनके वर्णन से गुप्तों के, चंद्रगुप्त द्वितीय या जो भी गुप्त शासक भारत में आए थे, उनके मूल निवास स्थान के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि जो विदेशी यात्री इत्सिंग भारत आया था उसने भारत की यात्रा के बाद जो ग्रंथ लिखे थे या जो भी चीज़ें अपनी वर्णित की थी उनसे किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्तों के मूल निवास स्थान के बारे में। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछता है कि गुप्तों के मूल निवास स्थान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि इत्सिंग जो चीनी विदेशी यात्री था, जो विदेशी यात्री था, उसके यात्रा वृत्तांत से। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अल-बरूनी। ये पहला मुस्लिम यात्री था, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इस मुसलमान यात्री के वर्णन से, यानी कि ये एक मुसलमान यात्री था, इसके वर्णन से गुप्त संवत की तिथि को निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि गुप्त संवत की क्या क्या तिथियां थी, ठीक है, उनको निर्धारित करने में हमें सहायता मिलती है। किससे? अल-बरूनी के द्वारा लिखे गए लेखों से। अब हम पढ़ते हैं, अभी तक हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पढ़ रहे थे, साहित्य पढ़ रहे थे, पुराण पढ़े हम लोगों ने, धर्मशास्त्र पढ़े, काव्य ग्रंथ पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अभिलेख, यानी कि जो दूसरा पॉइंट हमारा था कि अभिलेखों के द्वारा हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेख गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में, यानी गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में, जो इतिहास लिखा गया उसके निर्माण में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उत्तर भारत यानी कि ऊपरी क्षेत्र के भारत यानी कि उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त कुछ अभिलेख थे, उनसे हमें बहुत सहायता मिलती है। अब अभिलेख क्या हो सकते हैं? ये गुप्त अभिलेख थे शिलाएं, यानी कि पत्थर, शिलाएं, स्तंभ जैसे अशोक स्तंभ, ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पात्र, उन पर लिखा हुआ कोई चीज़ या किसी चीज़ का वर्णन। पहले के राजाओं में एक खासियत थी, वो अपने द्वारा किए गए समस्त कार्यों को किसी न किसी तरीके से उल्लिखित करा देते थे, जिससे उनके बारे में आगे आने वाले लोग जान सकें, ठीक है। पर उत्कीर्ण यानी कि उकेरे हुए कह सकते हैं हम, लिखे हुए थे हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में किस भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया गया था, वो भाषा थी संस्कृत, ठीक है। तो अभिलेख कौन कौन से थे? शिला, स्तंभ, ताम्रपत्र, ये जो है गुप्त काल के इतिहास के निर्माण में बहुत अच्छे से सहायक हुए थे और उत्तर भारत से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे की कहानी। इन अभिलेखों में शासकों की वंशावलियां, यानी कि ये कहाँ से आए हैं, इनकी कैसी वंशावली है। वंशावली का मतलब आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से कि इनके पूर्वज कौन थे, वो सब, इनके शासक तथा प्रशस्तिकार यानी कि जो प्रेजेंटेशन होते हैं या जिनको हम जो है प्रशस्ति पत्र देते हैं, सराहना का नाम उत्कीर्ण, उकेरा हुआ है। अतः गुप्त अभिलेख सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत माने जाते हैं, यानी कि जो गुप्त शासन के जो अभिलेख हैं वो सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख गुप्त अभिलेख, यानी कि इतिहास की दृष्टि से देखें तो प्रमुख गुप्त अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रयाग एवं ऐरण अभिलेख, यानी कि समुद्रगुप्त के प्रयाग एवं ऐरण अभिलेख, चंद्रगुप्त के मेहरौली एवं उदयगिरी गुहा, ये अभिलेखों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक अभिलेख हैं, ये पूछ लिया था कि चंद्रगुप्त के अभिलेख मेहरौली और गुहा। इसी मेहरौली के नाम पर दिल्ली में एक मेहरौली जगह है जहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है। उदयगिरी गुहा अभिलेख, कुमारगुप्त के भिलसद गढ़वा, मंदसौर अभिलेख पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एवं स्कंदगुप्त के भीतरी एवं कहोग अभिलेख हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं,
ठीक है। इन अभिलेखों से किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? इनकी वंशावलियों के बारे में, इनके शासक के बारे में, इनके मूल निवास स्थान के बारे में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम इनके आगे, मुद्राएं। अब मुद्राएं क्या होती हैं? मुद्राएं तांबे की हो सकती हैं, सोने की हो सकती हैं, चांदी की हो सकती हैं, ठीक है, जिन पर ये अपने यहाँ के कुछ शासक जो है अपने चित्र गुदवाते थे, उस पर किसी तरीके की तस्वीर गुदवा देते थे, चाहे वो पेड़ों की हो, चाहे वो किसी देवी देवता की हो, चाहे वो रानी की हो। जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक रानी की तस्वीर जो है उन्होंने उकरवा दी थी। ठीक है। मुद्राएं, गुप्तकालीन मुद्राओं से तत्कालीन स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। यानी गुप्तकाल की जो मुद्राएं हैं उनसे उस समय की स्थिति पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है। गुप्त युग से भारतीय मुद्रा के इतिहास में, यानी गुप्त युग से भारतीय मुद्रा के इतिहास में नवीन युग का प्रारंभ होना माना जाता है। यानी भारतीय मुद्रा, यानी कि जो आज इंडियन करेंसी है, उसके इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? गुप्त युग से। गुप्त युग से भारतीय मुद्रा के इतिहास में, यानी कि जो इंडियन करेंसी है उसके इतिहास में नवीन युग का प्रारंभ होना माना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण, यानी कि सोने की, चांदी और तांबे की मुद्राओं का निर्माण, चांदी की व तांबे की मुद्राओं का निर्माण हुआ था। ये सारी मुद्राएं बनी थी। मुद्राएं साम्राज्य की सीमा निर्धारण में सहायक होती थी। कैसे? जहां तक ये मुद्राएं चलती थी वहां तक आप समझ सकते हैं कि गुप्त काल का साम्राज्य था, यानी गुप्तों का साम्राज्य था, यानी कि उनके अपने ही साम्राज्य में जो मुद्राएं चलती थी। मुद्राओं पर उत्कीर्ण, यानी कि उकेरे हुए चित्रों से सम्राटों की शारीरिक बनावट, यानी कि वो अपनी बनावट व व्यक्तित्व के विषय में पता चलता था। ठीक है। इन पर उकेरे गए जो चित्र थे उनसे सम्राटों की शारीरिक बनावट व व्यक्तित्व के विषय में पता भी चलता था कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। अगर कोई जानवर की बना दे या किसी नरसंहार टाइप की बना दे तो वो ज्यादा क्रूर होगा, देवी देवता की बना दे तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, कृषि वगैरह की बना दे तो कृषि की। तो इनसे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य की मुद्राओं पर उसकी पत्नी कुमार देवी का भी चित्र मिलता है। यानी कि अब इससे क्या पता चलता है कि वो स्त्रियों के प्रति एक सम्मान की भावना रखता था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोहरें। पत्नी का नाम कुमार देवी है, ध्यान रखिएगा। मोहरें, गुप्तकालीन अनेक मोहरें वैशाली से प्राप्त हुई हैं। वैशाली गाजियाबाद में। गुप्तकालीन अनेक मोहरें वैशाली से प्राप्त हुई हैं, जिनसे तत्कालीन प्रांतीय तथा स्थानीय व्यवस्था, यानी कि उस समय की प्रांतीय और स्थानीय व्यवस्था के विषय में प्रकाश पड़ता है। यानी कि किस पर? जिनसे उस समय की प्रांतीय तथा स्थानीय व्यवस्था के विषय में प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, स्मारक। स्मारक आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज्यादा आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होगी। फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में और बेसिक जानकारी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में इसका दे देता हूँ। गुप्त काल के अनेक स्मारक व कलाकृतियां, गुप्त काल में अनेक स्मारक व कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। यहाँ पर गुप्त काल में आएगा। जिनसे तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। ठीक है। स्मारक समझ गए, यानी कि जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सब स्मारक बनाए गए। तो गुप्त काल यानी कि स्वर्ण काल की प्रमुख विशेषताएं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बनाएंगे, जो है आगे इसमें बताएंगे हम इस वीडियो में। गुप्त काल, स्वर्ण काल की प्रमुख विशेषताएं। चलिए, भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो यही स्वर्ण युग है। गुप्त काल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की है। ठीक है। गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की। गुप्त काल शांति एवं समृद्धि, यानी कि शांति बनाए रखना, समृद्धि बनाए रखना, नगर संस्कृति तथा
परिमार्जन, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, परिमार्जन, धार्मिक पुनरुत्थान यानी कि धर्म को उठाना, तथा बौद्धिक प्रयास, उत्कृष्ट साहित्य तथा कला की उन्नति का युग है। बौद्धिक प्रयासों का, उत्कृष्ट साहित्यों का, अच्छे से साहित्यों का, कला की उन्नति, यानी कि हम कह सकते हैं एक ओवरऑल कि गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छवि निखारने का पूरा मौका दिया गया और राज्य और शासन और सरकार द्वारा पूरे तरीके से उसका सहयोग किया गया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे वो भावना का हो, चाहे वो समृद्धि का हो, चाहे वो पुनरुत्थान का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो कला का हो, किसी का भी हो, उसमें सभी को विशेष रूप से जो है अपना विकास करने का पूरा समय दिया गया, पूरी तरीके से उसे सुरक्षा प्रदान की गई। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी, इतिहासकार हैं, गुप्त युग को स्वर्ण युग मानते हुए लिखा है, गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे, यानी कि इस काल के जो शक्तिशाली राजा थे उन्होंने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे, यानी कि एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन में सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शक्ति, शासन में सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शक्ति की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसके योग्य सम्राट। इसमें पहला पॉइंट, क्यों ऐसा क्यों है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला, इसके योग्य सम्राट। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी तथा पतन 550 ईस्वी के लगभग हुआ था। यानी गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 275 ईस्वी तथा इसका पतन 550 ईस्वी के लगभग हुआ था। इस मध्यकाल में बीच की ड्यूरेशन में गुप्त वंश में एक के बाद एक अनेक अत्यंत राजा हुए। 275 से 500 के बीच में अत्यंत योग्य यानी कि जानकार, पराक्रमी, साम्राज्यवादी व दूरदर्शी शासकों ने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा गुप्त युग को स्वर्ण युग बनाने में योगदान दिया या सहयोग दिया। शक्तिशाली होते हुए भी गुप्त शासक कभी निरंकुश बनने का प्रयत्न नहीं करते थे या नहीं किया। शक्तिशाली होते हुए भी गुप्त शासकों ने कभी निरंकुश बनने का प्रयत्न नहीं किया। चीनी यात्री फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त शासक सदैव प्रजा के हित के कार्यों में संलग्न रहते थे। यानी कि जो चीनी यात्री फाहियान था उसके वर्णन से यह ज्ञात होता है कि गुप्त शासक सदैव प्रजा के हित के कार्यों में संलग्न रहते थे तथा उनका शासन न्यायपूर्ण व कल्याणकारी था। किसका? गुप्त वंश का। गुप्त वंशीय प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंशीय प्रथम स्वतंत्र शासक यानी कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवियों, लिच्छवी एक जाति है, से वैवाहिक संबंध स्थापित कर, उसने लिच्छवियों जाति से वैवाहिक संबंध स्थापित कर गुप्त साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान की। तत्पश्चात उसके बाद समुद्रगुप्त ने उत्तरी व दक्षिणी अभियानों के द्वारा, यानी कि समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तरी व दक्षिणी अभियानों यानी उत्तर से दक्षिण तक के अभियानों के द्वारा गुप्त शक्ति की चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। गुप्त शक्ति को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। ठीक है, यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंचा। वह दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हुए जहां उत्तर भारत के सभी राज्यों को, वह दूरदर्शिता यानी कि दूरदृष्टि, दूर की सोच रखने वाला, प्रदर्शित करते हुए जहां उत्तर भारत के सभी राज्यों को
अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। जहां उत्तर भारत के सभी राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया, वहीं दक्षिण भारत के राजाओं को करद यानी कि सामंत बनाया, अपना ही एक नुमाइंदा बना दिया, करद बना दिया। करद, ध्यान रखिए, करद, सामंत बनाया। सामंत जो वहां से शासन संचालित करें, कर वगैरह उगाएं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो दूसरा शासक हुआ इसका समुद्रगुप्त, उसने उत्तर दक्षिण अभियान करने के बाद क्या किया कि उत्तर के सभी राज्यों को अपने अंदर मिलाया, ठीक है, विलीन कर लिया, और जो दक्षिण के राज्य थे उनको अपना सामंत बना लिया इस तरीके से। लेकिन किसी पर भी कोई अत्याचार नहीं किया। हम ये नहीं देखेंगे, तभी हम इसको जो काल है इसको स्वर्ण युग कहते हैं। सबको अपने हिसाब से काम करने का पूरा मौका मिला। इनको अपने अधीन बनाया, अपने अंतर्गत काम कराया, इनको अपना करद बना दिया, यानी सामंत बना। सामंत यानी कि अब ये इनके लिए काम करेंगे, इनके हिसाब से काम करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि अब समुद्रगुप्त जब तक शासन कर रहे थे तब तक, उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद पश्चात यानी कि बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत से न केवल शकों के अस्तित्व को समाप्त किया। शकों के बारे में पढ़ते हैं। शक एक वंश है, आगे बताऊंगा मैं आगे आपको। विदेशी जो शासन था वो उसमें शकों को समाप्त भी करते हैं ये लोग। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत से न केवल शकों के अस्तित्व को समाप्त किया, किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बल्कि भारत को पूर्ण राजनीतिक एकता भी प्रदान की, यानी कि पूरे भारत को अब एक राजनीतिक एकता प्रदान कर दी। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त ने भी इनके बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पुत्र थे, कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त ने भी पुष्यमित्र व हूणों को परास्त कर न केवल भारत की रक्षा की, अपितु भारत में राष्ट्रीय चेतना भी जागृत की थी। यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के प्रथम शासक, उसके बाद जो है हम समुद्रगुप्त को देखते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं, उसके बाद जो है हम कुमारगुप्त को देखते हैं, स्कंदगुप्त को देखते हैं। इन सबके शासनकाल में इन्होंने भारत की हमेशा क्या की है? रक्षा ही की है। और भारत के इस युग को स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है सबसे ज्यादा ध्यान अपने देश पर, देश की जनता पर, देश की आर्थिक स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर, प्रशासनिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और जितने भी विदेशी आक्रमण भारत में होने वाले थे या हुए थे उन सबको पूरे तरीके से खत्म किया। और जितने भी विदेशी लोगों ने यहाँ अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की, उनमें जैसे कि हम पढ़ते हैं शकों के बारे में पढ़ते हैं, पुष्यमित्र हूण के बारे में पढ़ते हैं, या अन्य कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, उन सबों को समाप्त किया। लेकिन किसी में कभी कोई घमंड नहीं आया। जैसे हम पढ़ते हैं अशोक के बाद कुछ शासक उसके आए, कुछ उत्तराधिकारी उसके आए, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, इसीलिए जो है अशोक के पतन जो है का कारण वो बन गए। लेकिन ऐसा गुप्त साम्राज्य में नहीं हुआ। अभी हम गुप्त साम्राज्य का पतन भी पढ़ेंगे। देखिए, पतन जरूरी है, पतन होता भी है, तभी एक नया शासक आता है। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे शासक आए, डच आए, और उसके बाद आपके पुर्तगाली आए, ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेजों ने बहुत साल राज किया। तो जब एक का पतन होगा तभी दूसरा आएगा। कोई ना कोई खामियां सब में होती हैं, ये निश्चित मान लीजिए, आज भी हमारे देश में है। तो वो सारी चीजें आगे की हैं। लेकिन वर्तमान समय तक हम जब देखते हैं तो समुद्रगुप्त के बाद और भी अन्य शासकों के बाद गुप्त काल को हम भारत के सबसे अच्छे युग में देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है आज की ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो विदेशी शासन की समाप्ति और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, कोशिश यही रहेगी मेरी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा उसके। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, पढ़ें, समझें। मैं काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की इन वीडियो के माध्यम से। क्लास में होते तो और अच्छे से कर पाता, लेकिन यहाँ मैं और अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हो सकता है ये चीज़ें न मिल पा रही हों या क्लासेस किसी कारणवश न मिल पा रही हों, तो उनके पास तक ये चीज़ें पहुँचें और वो भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। थैंक यू सो मच।